हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है वन शॉट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन वीडियोस के नोट्स चाहिए आपको एज ए पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। ओके। सो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है, वो है डिफाइन द टर्म एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन टर्म का क्या मतलब होता है वो आपको बताना है। ठीक है। सो बेसिकली एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी डेलिबरेट या इनएडवर्टेंट एक्ट जिसमें क्या होता है ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को या सिटीजन्स को ना किसी अपॉर्चुनिटी में या किसी सोशल गैदरिंग में लाइक पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, उनको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, उनको डिनाय कर दिया जाता है किसी भी चीज के एक्सेस के लिए या उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, तो वो बेसिकली एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकाल देना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है। सो आइसोलेटिंग, मार्जिनलाइजिंग और डिनाइंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और पार्टिसिपेशन इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चर एक्टिविटीज। ओके। सो इस टर्म को बेसिकली एक्सक्लूजन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर बैरियर्स दैट प्रिवेंट सर्टेन इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम फुल्ली इंगेजिंग इन सोसाइटी, ऑफन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, जेंडर, सोशल। तो कुछ रीजंस की वजह से, चाहे वो जेंडर हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, या किसी अदर बिहाफ पे अगर किसी इंडिविजुअल को जो है किसी सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता, किसी अपॉर्चुनिटी को गैदर नहीं करने दिया जाता है और रिसोर्सेज से उनको दूर रखा जाता है, तो बेसिकली उसको एक्सक्लूजन कहा गया है। ठीक है। और इन कॉन्ट्रास्ट, इंक्लूजन प्रमोट्स द इक्विटेबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स और सर्कमस्टांसेस। तो अगर हम इसी के ऑपोजिट, अगर हम इंक्लूजन की बात करें, इन मतलब इन अंदर, ठीक है, और एक्सक्लूजन मतलब बाहर, इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं। इंक्लूजन में क्या होता है, बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल को ना इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, सभी रिसोर्सेज तक, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस से आते हो, बैकग्राउंड उनका कुछ भी हो, उनको हर चीज में ना इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। और दूसरी ओर जो एक्सक्लूजन होता है वो फॉर्मली डिनाई कर देता है किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के, कि आपको इस चीज से एक्सेस नहीं मिल सकता, आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सक्लूजन का मतलब समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यू डी एक्ट 2016। ठीक है। सो आरपीडब्ल्यू डी एक्ट जो है 2016, उसमें क्या बताया गया है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज क्या है, इसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। सो ये जो राइट है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। एक्ट 2016 एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया recognizes वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। इस बेसिकली एक्ट के तहत ये किया गया है कि जितने भी तरीके की डिसेबिलिटीज हैं सोसाइटी में, उसको देखा गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। टू प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिससे क्या हो, जिस पर्सन को भी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है उसको प्रमोशन मिल सके, उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, सो पहला हमारा आता है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में क्या होता है, complete absence of sight or visual acuity not exceeding 6:60 और 20:200। ठीक है। 20 तो इस रेशियो में जो होता है, जिसको नहीं दिख सकता, मतलब उनका ना पूरा क्या होता है, कंप्लीटली जो विजुअली वो नहीं देख पाते हैं, उनकी जो एब्सेंस हो जाती है, जो आंखों की रोशनी होती है। ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा लो विजन। ब्लाइंडनेस में क्या होता है, वो कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं। ठीक है। लो विजन में क्या होता है कि उनको ना एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही दिख पाता है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं दिख पाता उनको। ठीक है। तो वो बेसिकली लो विजन हो जाता है। ठीक है। एंड लेप्रोसी कर्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कुष्ठ रोग, अगर आपने नाम सुना होगा, तो उससे रिलेटेड ये डिसेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन जो है उस रोग की वजह से, आफ्टर इफेक्ट की वजह से उसके वो डिसेबल हो जाता है। ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को ना दोनों ही कानों से सुनाई नहीं दिया जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, तो ये भी एक तरीके की डिसेबिलिटी होती है। ठीक है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें डिसेबिलिटी में क्या होता है, ये हमारे बोन्स हो गए, जॉइंट्स हो गए या मसल्स हो गई, उनसे रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के फैक्टर में डाला जाता है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि किसी भी ना इंटेलेक्चुअल तरीके से आप आईक्यू लेवल
जो है या तो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ना उनका मेंटली हेल्थ बिल्कुल बेकार हो जाता है। उनको कुछ मतलब समझ नहीं होता, किसी भी चीज को समझने में उनको बहुत मुश्किल होती है। वो किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। मेंटल इलनेस, इसमें क्या होता है, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन थॉट्स, परसेप्शन एंड इमोशन दैट इफेक्ट डेली फंक्शनिंग। मेंटल इलनेस में क्या होता है, वो कोई पर्सन जिसके साथ ये मेंटल इलनेस वाली प्रॉब्लम है, वो क्या होता है, मेंटली बीमार होता है वो। उसको किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज उसको बुरी भी लग जाती है तुरंत। तो बेसिकली मानसिक तौर पर वो बीमार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि न्यूरो डेवलपमेंट जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है ना कि इस तरीके से कैरेक्टराइज हो जाता है बाय डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, एज वेल एज रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। जो बिहेवियर्स होते हैं उनके उनकी वजह से या तो उनको सोशल कम्युनिकेशन में एड इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो सेब्रल प्ले, इसमें क्या होता है प्लेसी में कि अ ग्रुप ऑफ परमानेंट मूवमेंट डिसऑर्डर caused by non progressive brain damage that occurs during fetal development और infancy। ठीक है, तो इन्फेनेसी या fetal development के थ्रू जो डिजीज हो जाता है उसको सेरेब्रल प्लेसी कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर डिसीजेज एज डिफाइंड अबव इन कॉम्बिनेशन। इनमें से जितने भी अभी हमने डिजीजेज देखी उनमें से अगर एक या दो दो या उससे ज्यादा अगर डिसेबिलिटीज हो जाता है किसी पर्सन को, तो बेसिकली उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा होता है एनी अदर डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबव बट हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पैक्ट। ऐसे डिजीजेस जो अभी हमने डिस्कस किए उनमें तो नहीं बताया गया, उनमें मेंशन नहीं किया गया, परंतु अगर उनसे रिलेटेड उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है तो उनको बेसिकली एनी अदर डिसेबिलिटीज के ग्रुप में डाला जाता है, ठीक है। So, RPWD Act aims to ensure equal opportunities, protection of rights, and full participation for person with disabilities। इस एक्ट का बेसिकली मेन मोटिव ये है कि जिनको भी ये डिसेबिलिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके और इक्वली ट्रीट किया जा सके, और उनको भी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है दी जाए ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से फुलफिल कर सके, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल इंक्लूजन हो गया, समाज में उनको जगह देने की बात हो जाए, चाहे एजुकेशन हो, ठीक है। उन सभी में उनको इक्वली ट्रीटमेंट मिले, ये इस एक्ट का बेसिकली मेन मोटिव था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, what do you understand by the term disability? Do you think gender and disability creates double discrimination for women with disability in society? Justify your answer। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिसेबिलिटी क्या होती है और क्या आप इस बात से सहमत है कि अगर किसी वुमेन के अ, साथ अगर डिसेबिलिटी होती है तो उसको दो तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। एक तो जेंडर बिकॉज वो वुमेन है, और दूसरा उसके साथ डिसेबिलिटी भी है। तो उनको दो दो चीजों को समझना पड़ता है, दो दो चीजों के लिए के साथ साथ उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अब हम आंसर देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली डिसेबिलिटी रेफर्स टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ फिजिकल, सेंसरी, कॉग्निटिव एंड इमोशनल इम्पेयरमेंट्स दैट कैन इफेक्ट पर्सन्स डेली फंक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ऐसी चीजें, ऐसे डाइवर्स रेंज हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकली हो सकते हैं, सेंसरी हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, कॉग्निटिव तरीके से हो सकते हैं, जो किसी भी पर्सन के ना डेली फंक्शंस में, डेली रूटीन में जो आम लोग कर पाते हैं जो चीजें, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या वो उनसे अलग हैं थोड़ा, उनको किस तरह की डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनको किसी रीजन की वजह से वो फंक्शन नहीं कर पाते जो जैसे बाकी सब लोग कर पाते, तो उनको बेसिकली एक डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट डिसेबिलिटी इज नॉट सोलिली अ मेडिकल इशू। ये मेडिकल इशू नहीं है, इट इज ऑल्सो शेप्ड बाय सोशल एटीट्यूड। मेडिकल इशू इशू तो है, साथ ही साथ ये उससे ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज सोसाइटी में उसको बेसिकली अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। सोसाइटी में उस डिसेबिलिटी, जिस भी पर्सन के साथ डिसेबिलिटी है, उसको अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको अलग ही एटीट्यूड दिखाया जाता है, ठीक है। और उनका लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉलिसीज हो गए, बिल्कुल अलग अलग बना दी जाती हैं, ठीक है। सो डिसेबिलिटी कैन बी प्रेजेंट फॉर फ्रॉम बर्थ और एक्वायर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज एक्सीडेंट हो गया, इलनेस हो गया, ठीक है। तो या तो डिसेबिलिटी या तो आपके बर्थ के साथ आ रही है, वो बात अलग है,
और साथ ही साथ आपके लाइफ टाइम में अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी बीमारी की वजह से आप डिसेबल हो गए, तो ये रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें डबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी की, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं दैट जेंडर एंड डिसेबिलिटी intersect to create unique challenges for women with the disability. of course आपने देखा होगा कोई भी सोसाइटी में अगर कोई वुमेन है और उसके साथ अगर डिसेबिलिटी है, तो उसको मतलब कई तरीके के ताने सुनने पड़ जाते हैं, राइट। कई तरीके की बातें सुनने पड़ती, तुम्हारा तो ये है, तुम ये नहीं कर सकती, नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम्हारे से नहीं हो सकता। मतलब उनको ना अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक तो वो वुमेन है, ये चीज वो ट्रीट कर ही रही है, फेस कर ही रही है, साथ साथ वो अगर डिसेबल हो जाती है तो उनको डबल चीज को फेस करना पड़ता है ना। तो आपने बहुत देखा होगा कि यस, वुमेन के साथ ये बात तो बिल्कुल होती है। तो अगर हम बात करें किन किन चीजों में, तो सोसाइटल एटीट्यूड्स हो गया, ठीक है। तो वुमेन विद डिसेबिलिटी कैन एक्सपीरियंस बोथ एब्लिशमेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी एंड सेक्सिज्म सेक्सिज्म डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। तो उनको दो तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करने को पड़ जाता है वुमेन को, बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी एंड एक तो वो वुमेन है इस वजह से, ठीक है। सो दे माइट इनकाउंटर नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड लिमिटेड एक्सपेक्टेशन लीडिंग टू रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और सोशल एंगेजमेंट हो गया। तो इन सभी चीजों से ना वो अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं, और उनके अंदर ना अपने आप ही नेगेटिव स्टीरियोटाइप आ जाता है, ठीक है। और लिमिटेड एक्सेस हो गया, जेंडर नॉर्म्स कैन रिस्ट्रिक्ट। एक तो पहले ही आपने देखा होगा किसी भी सोसाइटी में जितने ज्यादा एक्सेस जेंडर को मिलता है, सॉरी, जितना ज्यादा किसी मेल को मिलता है, उससे कम जो है वुमेन को एक्सेस मिलता है, राइट। और साथ ही साथ अगर वो वुमेन डिसेबल हो जाती है तब तो उसके लिए हर चीज ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। सो वुमेन विद डिसेबिलिटी माइट फेस greater challenges accessing healthcare, education, and employment opportunities due to a lack of inclusive infrastructure, ठीक है। सो वायलेंस एंड अब्यूज, इसके साथ साथ उनको वायलेंस एंड अब्यूज का भी सामना करना पड़ जाता है। वुमेन विद डिसेबिलिटी आर disproportionately vulnerable to various forms of violence and abuse, often due to their perceived vulnerability and limited ability to defend themselves. उनके अंदर ना मतलब सोसाइटी जो है इस तरीके से उनको ट्रीट करती है कि उनके अंदर ना खुद के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, और वो इवन दो वो अपने आप के लिए लड़ने के लिए भी सामने नहीं आती है, ठीक है। सो दे माइट फेस barriers in reporting such incidents and accessing support service, ठीक है। और उसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव राइट्स, वुमेन विद डिसेबिलिटी में encounters barriers in accessing रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग। तो वुमेन जिसके साथ डिसेबिलिटी है और एक तो वो वुमेन है, तो उसको एक तरीके से रिप्रोडक्टिव राइट का भी जो है वो उससे छिन जाता है, बिकॉज उनके हेल्थ की वजह से, उनकी डिसेबिलिटी की वजह से वो अपनी फैमिली की प्लानिंग नहीं कर पाती हैं, ठीक है। एंड मैटरनल केयर जो होता है वो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है कि वुमेन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम marginalized background such as those from low income or minority communities can face even more complex form of discrimination due to the overlapping impact of race, socio-economic status and disability, ठीक है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट डिसेबिलिटीज को भी उनको सामना करना पड़ता है, वुमेन को जिसके साथ डिसेबिलिटी है और एक तो वो वुमेन है। वुमेन को वैसे ही बहुत कम एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है, और साथ ही साथ अगर वो डिसेबल है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज को गैदर करना, ठीक है। सो इन कंक्लूजन दे फेस यूनिक चैलेंजेस दैट स्टेम फ्रॉम सोसाइटल एटीट्यूड्स, स्ट्रक्चरल बैरियर्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन जेंडर नॉर्म्स एंड डिसेबिलिटी बाइसेस, ठीक है। तो उनको कई तरीके की यूनिक तरीके की चैलेंजेस जो फेमस करनी पड़ती हैं। यस, हम इस बात से सहमत हैं। कुछ इस तरीके से आप अपने आंसर को जो है फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट आर द स्कोप ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सॉरी। तो देखिए अभी हमने एक्सक्लूजन को समझा। एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को दरकिनार कर देना किसी भी अपॉर्चुनिटी से, किसी भी गैदरिंग में शामिल ना होने देना, ठीक है। और दूसरी ओर इंक्लूजन क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को हर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, नो मैटर आप किस भी कास्ट से आते हैं, किसी भी रिलीजन से आ रहे हैं, आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर एजुकेशन में भी इंक्लूसिव की सिस्टम को अपनाया जाए तो इसके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, एजुकेशन में भी सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो इसके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे कि अगर हम इंक्लूसिवनेस को एजुकेशन में इन्वॉल्व करें, तो इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ इसके साथ क्या होगा कि ये जो है कि सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। एजुकेशन को तो फायदा होगा ही, इसी के साथ साथ इंक्लूसिव का जो ये टर्म है ये सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा फायदा करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आगे ये बता सकते हैं, इट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड अचीवमेंट। इससे क्या होगा, अगर आप सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर से हो, ठीक है, तो अब उनको क्या होगा कि उनको ना उनके अंदर नेगेटिव भावना नहीं आए, वो हर चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और वो नए नए अचीवमेंट्स को अ, हासिल करेंगे, और कम्युनिटी बिल्डिंग भी होगी बहुत अच्छी, और सभी स्टूडेंट्स के अंदर जो है अपने आसपास में किसी के लिए हीन भावना नहीं होगी, सभी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और इक्वली अपने अपने सभी सहपाठियों को जो है वो इक्वल समझेंगे, ठीक है। और इंक्लूजन इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल्स एंड देयर कम्युनिटीज दैट आर म्यूचुअल बेनिफिशियल। और इसी के साथ साथ आप रिलेशनशिप भी देखते हैं कि जो स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आपको कई ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इससे आपको म्यूचुअली भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझेगा, किसी के अंदर एटीट्यूड नहीं होगा, प्राउड नहीं होगा कि मैं बहुत ऊंचा हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा करके सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, सभी जो है इक्वल लेवल पे जो है आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फुल एजुकेशन इन द लोकल एरिया शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। होता क्या है कि जो लोकल एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं, वो ना मतलब थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट होती है स्कूल जाने में। अगर इंक्लूसिवनेस आ जाता है, तो उनको भी अपने वो भी जो है अपनों को अपने आप को दूसरों की तरह बराबर समझेंगे, और वो भी बढ़ चढ़ कर स्कूल में जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का तो बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स इज टू रिड्यूस बैरियर्स टू पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट्स। और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट स्टेप क्या हो सकता है कि जो लर्निंग के और पार्टिसिपेशन के जो बैरियर्स है वो हट जाएंगे, और सभी जो है एवरी स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट जो है बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड इंक्लूजन अंडरस्टैंड the difference between students that can be used to enhance learning rather than as a struggle to overcome, ठीक है। तो अगर इंक्लूजन को एजुकेशन में लाया जाता है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है, उनको लर्निंग को इनहांस करा जा सकेगा, और जो उनके स्ट्रगल होंगे ना, वो जितने भी लाइफ के स्ट्रगल्स होंगे वो उनसे ओवरकम करना सीखेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। सो द प्रोग्राम gives all children the chance to develop friendship. Having a friend is a great way to learn and grow. आपको पता होगा कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड अच्छा है, वो भी पॉजिटिव माइंडसेट में है, आप भी आपका भी माइंडसेट पॉजिटिव है, तो आप दोनों एक साथ ग्रो करते हैं, ठीक है। और कोई किसी का लेग पुल नहीं करता है, और दोनों जो है एक दूसरे को आगे बढ़ाने की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो एक 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 और अगर आपके पास अच्छा फ्रेंड है, तो वो आपके लिए लर्निंग में और आपकी ग्रोथ में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंक्लूजन को ऐड करना एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसके स्कोप अनगिनत होंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, discuss in detail any 5 objectives set for education at the World Education Conference Dakar। तो दकर में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था एजुकेशन को लेके, वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, कोई 5 ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सो ये जो द वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दकर 2000 में ये हुआ था, ठीक है, एंड एम्ड टू एड्रेस ग्लोबल एजुकेशनल challenges and set forth a comprehensive framework known as the Dakar framework for action। तो बेसिकली ये दकर में जो हुआ था, ये बेसिकली एजुकेशन के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको सोल्यूशन को सेट करने के लिए ये 2000 में हुआ था, ठीक है। और जितने भी इस फ्रेमवर्क को बेसिकली दकर फ्रेमवर्क के नाम से जाना गया, ठीक है। एंड दिस फ्रेमवर्क आउटलाइन सेवरल ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय 2015। और इस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला गया था कि कुछ चीजें जो है, इनका जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसका जो कुछ चीजें हैं वो अचीव करी जाएंगी 2015 तक। इन इन चीजों पर काम किया जाएगा, और ये इन फ्रेमवर्क पर काम किया जाएगा, और इन चीजों को अचीव किया जाएगा, ठीक है। और हम फर्स्ट की बात करें तो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। So ensure that by 2015, all children, regardless of gender or socio-economic status, have access to an and complete free and compulsory primary education of good quality। तो इसमें एक बात करी गई जिसमें क्या था कि यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन जो है
वो सबको मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी इकोनॉमिक से आते हो, उनका चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए जो होगा कि ये कम्प्लीटली फ्री होगा और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन तो मिलेगा ही, और साथ साथ गुड क्वालिटी के साथ, ठीक है। और सेकंड अगर हम बात करें तो जेंडर पैरिटी एंड इक्वालिटी, इसमें क्या था कि एलिमिनेट जेंडर डिसपैरिटीज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2005। 2005 तक क्या था, इसमें मोटिव रखा गया था कि 2005 तक जितने भी जेंडर से रिलेटेड डिस्पैरिटीज हैं उनको हटाया जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में तो खासकर इस चीजों को बिल्कुल ही हटाया जाएगा, ठीक है। और थर्ड में अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाएगा। और फोर्थ हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसमें क्या था, एक्सपेंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्पेशली फॉर द मोस्ट वल्नरेबल एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। तो कुछ ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं ना जो अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, तो उनके लिए केयर और एजुकेशन दोनों जरूरी होती है एजुकेशन के साथ साथ। सो रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन लेइंग द फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड वेलबींग, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे सीखते हैं वही जो उनके लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक उनके साथ रहती है। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया था कि उनका जो अर्ली चाइल्डहुड का जो लर्निंग का प्रोसेस हो वो बहुत अच्छा हो, ठीक। और फिफ्थ अगर हम बात करें तो अडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसमें क्या था कि रिड्यूस अडल्ट लिटरेसी बाय 50% बाय 2015, इसमें मोटिव रखा गया था कि 2015 तक लिटरेसी रेट जो है अडल्ट की वो 50% तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। एंड फोकसिंग ऑन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑल्सो, और इसमें ज्यादातर अधिकतर फोकस किया गया वुमेन्स पर और मार्जिनलाइज्ड जो एरिया से लोग आते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, जो पिछड़े इलाके से होते हैं, ठीक है। एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, रिकॉग्नाइजेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बियॉन्ड प्राइमरी स्कूलिंग, ठीक है। प्राइमरी स्कूलिंग के साथ साथ और भी उसके परे एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है उसको सामने लाना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव रहा था, ठीक है। सो दीज ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइट्स द अर्जेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑन व्हाट पॉइंट्स डू यू फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द समांका कॉन्फ्रेंस एंड डकर कॉन्फ्रेंस, राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो ये दोनों जो कॉन्फ्रेंस हुए थे इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो समांका कॉन्फ्रेंस जो है 1994 में हुआ था एंड डकर कॉन्फ्रेंस 2000 में हुआ था। बोथ फोकस ऑन एनहांसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रमोटिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। दोनों का मोटिव क्या था दोनों कॉन्फ्रेंसेस का, कि इंक्लूसिव एजुकेशन मिल सके और इक्वली और क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है। एंड फर्स्ट अगर हम बात करें सिमिलैरिटी की तो इसमें ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, फर्स्ट सिमिलैरिटीज है ये जो इन दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। सो बोथ कॉन्फ्रेंसेस स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, advocating for the integration of students with disabilities and diverse learning needs into mainstream classroom, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इक्वालिटी एंड इक्विटी, ये दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस में ये भी बात बहुत साफ साफ करी गई थी, इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी भी। बोथ कॉन्फ्रेंसेस हाईलाइटेड द नीड टू एलिमिनेट जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इन दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस में बताया गया कि एजुकेशन की जब बात आती है तो किसी भी तरीके का जेंडर या फिर सोशल इकोनॉमिक से रिलेटेड किसी भी तरीके की डिस्पैरिटीज जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट आप बता सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, जो कि इन दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस में अगेन सेम है। इन दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस का मेन मोटिव रहा था कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वांटिटी मिले, इक्वली मिले, ट्रीटमेंट सबको इक्वली हो। एंड ह्यूमन राइट्स, इसमें क्या है, बोथ कॉन्फ्रेंस रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। दोनों ही कॉन्फ्रेंसेस में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की तरह बताया गया है, चाहे आप किसी मार्जिनलाइज एरिया से आते हैं, चाहे वुमेन है चाहे मैन है, आपके लिए एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट की तरह काम करता है, ठीक है। एंड ग्लोबल कमिटमेंट, इसमें क्या है, द कॉन्फ्रेंस demonstrated a global commitment to education with participants from various countries working together to set goals and strategies for achieve inclusive and equitable education system, ताकि inclusive education के साथ साथ equitable education के सिस्टम को भी लाया जा सके और इसी वजह से कंट्रीज जो है वो साथ मिलकर एक साथ काम करेंगे और गोल्स को सेट करेंगे और अचीव भी करेंगे, ठीक है। सो दीज कॉन्फ्रेंसेज underscores the importance of collaborative efforts to create education environments that are accessible, supportive and beneficial for all learners। सभी लर्नर्स के लिए जो लर्निंग है, एजुकेशन है, उसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इजी हो, सपोर्टिव हो और एक्सेसिबल हो, बेनिफिशियल हो, इसके लिए कोलैबोरेशन के क्या इफेक्ट एफर्ट्स डाले जा सकते हैं, कोलैबोरेशन से क्या नई चीज जो एजुकेशन में लाई जा सकती है, ये बात जो है इन दोनों ही कॉन्फ्रेंसेज में के जरिए हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ पीडब्ल्यूडी 1995 एक्ट, ठीक है।
सो द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेट एक्ट। तो इस एक्ट में क्या था कि जो पर्सन होते हैं जिनको थोड़ा डिसेबिलिटीज होती है किसी तरीके की, उनके लिए इक्वल प्रोटेक्शन दी जा सके, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले, उनके लिए राइट सेम बनाया जाए, ठीक है, और हर चीज में वो पार्टिसिपेट कर पाए, इस तरीके से चीजों को लाया जाए, ऐसा जो है इस एक्ट में बात करी गई, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंक्लूड, फर्स्ट अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, द एक्ट डिफाइंस 7 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज। आई थिंक हम थोड़ा देर पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में, ठीक है, जिसको जो है इस एक्ट के थ्रू ही बताया गया था कि इस तरीके की डिसेबिलिटीज जो होती है किसी पर्सन में हो सकती है, ठीक है। एंड नॉट डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, द एक्ट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी इन वेरियस स्फीयर्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। इन सभी में जो है पीडब्ल्यू जो है वो एक एक्ट बनाता है जिसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है किसी भी डिसेबल पर्सन के साथ, ठीक है। एंड अफर्मेटिव एक्शन, इसमें क्या है, द एक्ट मैंडेट्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत बताया गया है कि जिन भी पर्सन को ये डिसेबिलिटीज होती हैं जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बताई गई है, तो उनके लिए जो है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, स्कूल्स हो, या फिर कोई जॉब हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनमें जो है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए जो है सीट्स को कुछ रिजर्व करा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट होता है एक्सेसिबिलिटी, इट रिक्वायर्स पब्लिक बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू बी मेड एक्सेसिबल फॉर पीडब्ल्यूडी, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको थोड़ा लाइक बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, उनको सुनाई नहीं देता या किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज होती हैं, तो वो सोसाइटी के साथ अच्छे से कंबाइन हो सके, हर चीज को उनके लिए भी एक्सेसिबल हो सके, हर चीज तक उनकी भी पहुंच बने, ये भी इसका एक मेन मोटिव रहा है। स्पेशल एजुकेशन, द एक्ट एम्फेसाइजेस द नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन। ऑफ कोर्स देखिए, जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है और जिस बच्चे को सुनाई देता है, उन दोनों के लिए एजुकेशन का मतलब बिल्कुल अलग है, एक को इशारों से समझ में आएगा और एक को नॉर्मली बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए स्पेशल तरीके के एजुकेशन का प्रोविजन हो, ये भी इस एक्ट के तहत बताया गया, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट, इट प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि जिन भी पीपल को, जिन भी लोगों को, जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो उनके लिए भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनका भी हक है काम करना, पढ़ना लिखना, वो जो करना चाहे उनका भी वो हक होता है, ठीक है। एंड सोशल सिक्योरिटी, साथ साथ समाज में उनके लिए भी सिक्योरिटी हो, जैसे आम लोगों के लिए होती है, ठीक है, उनके लिए भी सारे राइट्स हो, सारे वैल्यूज उनके लिए भी हो, ये भी बात रखी गई है ना। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो जो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट, चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर ना इंकरेजमेंट आए, ताकि वो खुद ही और ज्यादा रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे, रिसर्च करेंगे तो डेवलपमेंट भी करेंगे, और कई ऐसी ऐसी एक्टिविटीज उन बच्चों को कराया जाए जिनसे उनका खुद ही डेवलपमेंट हो, ये भी इसका मेन मोटिव रहा, ठीक है। एंड लीगल गार्डियनशिप, ठीक है। सो द एक्ट एड्रेसेस इश्यूज रिलेटेड टू लीगल गार्डियनशिप एंड द राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी टू मेक डिसीजंस। तो जो जो बच्चे होते हैं उनके कौन से गार्जियंस हैं, कौन उनका गार्जियनशिप कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उनके लिए डिसीजन लिया जा सके और उन बच्चों को भी अपने लिए डिसीजन लेने लायक बनाया जा सके। और क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो डिसीजन नहीं भी ले पाते, तो उनके लिए उनके पेरेंटिंग, उनके गार्डियंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके उनका कोई लीगल गार्डियनशिप होना ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत बताया गया। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस दिया जाए इस डिसेबिलिटीज के बारे में, इन लोगों की हेल्प करने के लिए, इनकी कैपेबिलिटी को सोसाइटी में जगह देने के लिए, ठीक है। एंड कंप्लेंट्स एंड रिडर्सल, it sets up mechanism for filing complaints regarding violating of the act and establish authority authorized for redressal, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन, द एक्ट assigning responsibility to central and state government to implement its provision efficiency। तो उनकी प्रोविजन को इफेक्टिव तरीके से बढ़ाया जाए, उनको भी सारे राइट्स मिले इफेक्टिव तरीके से, उनको भी हेल्प मिले, ये सारे पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत बात की गई, ठीक है, जो हमने अभी तक देखा, ठीक है। एंड द एक्ट सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू इंश्योर द empowerment and inclusion of PWD in various aspects of society, string towards a more accessible and
इक्विटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए इक्विटेबल एकदम इक्वल एनवायरनमेंट हो, सभी का जो है सोसाइटी में वेरियस एस्पेक्ट्स में जो है उनको हेल्प मिले, उनके जो जिनको डिसेबिलिटीज हैं जो पीडब्ल्यूडी के तहत आते हैं उनको भी सोसाइटी में जगह मिले, उनको दरकिनार ना करा जाए, उनको भी हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले, ये बेसिकली इसका मेन मोटिव रहा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके की डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करा जाएगा किस पर्सन को किस तरीके की डिसेबिलिटीज है, उनके लिए जॉब्स हो, सारी अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनको मिले, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आई होप कि आपको हमने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन देखे वो आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी इन क्वेश्चंस को तो आप पक्का करके जाइएगा। भले ही क्वेश्चन कुछ और पूछा जा सकता है, मतलब इनसे रिलेटेड, पर आप ना इन आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं अपने वर्डिंग के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये जो आरसीआई है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से इसेंशियल फंक्शन करती है ऐसे पर्सन्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल होते हैं, और उनके लिए एजुकेशन हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गई, ठीक है, इन चीजों पे फोकस करना, उनके लिए इन चीजों को प्रमोट करना बेसिकली, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो पर्सन आते हैं उनके लिए, ठीक है। एंड दीज फंक्शंस इंक्लूड accreditation and recognition. RCI formulates standards for education and training programs in rehabilitation and special education. So जो special child होते हैं उनके लिए special education लाना, ठीक है, उनके लिए education में formalities लाना, ये इनका काम होता है, ठीक है। And it accredits in institutions and courses to ensure they meet these standards, fostering equality education for professional in the field. तो और इनके साथ साथ जो डिसेबल बच्चे होते हैं, कह लीजिए जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए ऐसा ना हो कि किसी भी पर्सन को बुलाया जाए और पढ़ा दिया जाए, नहीं, उनके लिए भी प्रोफेशनल हो जो पढ़ा रहा है उनको, जो उनको इंस्टीट्यूशन में जो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, कोई एक्टिविटी करा रहा है, तो वो पर्सन जो है वो खुद भी उस फील्ड का प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। एंड लाइसेंसिंग प्रोफेशनल, इसमें क्या है, आरसीआई ग्रांट्स लाइसेंस टू प्रोफेशनल्स इन डिसिप्लिन लाइक स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो इन थेरेपीज के तहत ना आरसीआई जो है एक लाइसेंस ग्रांट करती है, जो वो जिनको ये लाइसेंस मिलता है वही जाकर इन बच्चों को जो है स्पेशल एक्टिविटीज करवा सकते हैं, उनकी गारंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलेशन एंड एथिक्स, द काउंसिल इन्फोर्सेस एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द रिहैबिलिटेशन सेक्टर, ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन सेक्टर में एथिकल स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करना, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स अगेंस्ट प्रोफेशनल एंड टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ नेसेसरी, तो अगर जरूरत से ज्यादा किसी भी तरीके का कोई एक्शन ले लिया जाता है, किसी बच्चे के साथ कुछ मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी कंप्लेन करना, उनके एथिक्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, ये सारा आरसीआई का काम है, ठीक है। And research and development. RCI encourages research to enhance rehabilitation techniques, therapies, and technologies, thereby improving the overall quality of life for PWD. तो PWD के जो पीपल हैं उनके लिए और ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए, उनके लिए और जो है रिसर्चेस करी जाए, उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लाई जाए, ताकि उनकी लाइफ भी जो है इम्प्रूव हो, अच्छी हो, और उनको भी टेक्नोलॉजी को सामना करने का मौका मिले, और उनकी भी लाइफ जो है और अच्छी हो, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिसी रिकमेंडेशन, इसमें क्या है, आरसीआई एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन रिहैबिलिटेशन रिलेटेड पॉलिसीज, कंट्रीब्यूटिंग टू द क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव पॉलिसीज दैट कैटर टू द नीड्स ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो इसमें पॉलिसी ऐसी बनाई जाती हैं ताकि जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं उनको जो नीड है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग तरीके से, स्पेशलाइज तरीके से जो है उनको भी इक्वली ट्रीट करते हुए उनके इफेक्टिव तरीके से पॉलिसीज बनाई जाए, ताकि वो सोसाइटी में अच्छे से रह पाए, उनको भी सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। सो पॉलिसीज रिकमेंडेशन करना, ठीक है। साथ ही साथ एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, द काउंसिल एडवोकेट्स फॉर द राइट्स एंड नीड्स ऑफ पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी के भी उनके राइट्स हैं, उनके भी कुछ नीड्स हैं, तो ये जो काउंसिल है ये एडवोकेट्स करती है इनके उनके राइट्स को, उनके नीड्स को, ठीक है। एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटीज, और उनके जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं उनके रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उसको लेकर लोगों तक अवेयरनेस फैलाना,
ताकि लोग भी उस चीज को समझे और उनको प्रमोट करे और उनको हेल्प करे, ठीक है, ताकि वो सोसाइटी में वो भी अपनी एक अच्छी जगह बना पाए, ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, तो जो सर्विसेज आरसीआई देती है, इंश्योर करती है, वो कहती है कि रिहेबिलिटेशन में जो है जितने भी तरीके की सर्विसेज वगैरह दी जा रही है, इंटरवेंशन हो रहा है, एंड थेरेपीज आर एविडेंस बेस्ड एंड इफेक्टिव। तो जो भी थेरेपीज होंगी वो एविडेंस बेस्ड होती है, इफेक्टिव होती है, दोज मेंटेनिंग स्टैंडर्डाइज सर्विसेज। तो जो सर्विसेज जो मिलेंगी वो ऐसे नहीं हो कि कुछ भी मतलब ऐसे ही थोड़ा मोड़ा सर्विस दे दे, नहीं। जो सर्विसेज जो भी मिलेंगी वो लो लेवल की ना होकर स्टैंडर्ड होनी चाहिए, भले ही वो पीडब्ल्यूडी के, वो उनका भी पूरा हक है कि वो भी स्टैंडर्ड तरीके से चीजों को सर्विसेज को गैदर करें, ठीक है। साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस, आरसीआई जो है ये अश्योर करती है कि उनको जो है पीडब्ल्यूडी को क्वालिटी जरूर मिले, ठीक है। मॉनिटर्स एंड इवेल्युएट्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स इंश्योरिंग दैट दे प्रोवाइड हाईली क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन द रिहैबिलिटेशन सेक्टर। तो रिहैबिलिटेशन सेक्टर में जितने भी प्रोफेशनल हैं उनको भी सारी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग मिलती है, जो भी मिलता है, उनको भी हाई क्वालिटी का मिले, उनको सारी चीजें हाई क्वालिटी की प्रोवाइड कराई जाए। चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो कोई भी, या कोई प्रोग्राम इंश्योर कर रहा है, तो उनको भी क्वालिटी चीजें जो है अवेलेबल कराया जाए, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्वालिटी मिलेगी, तो वो रिहैबिलिटेशन सेक्टर के पीडब्ल्यूडी में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। सो बाय परफॉर्मिंग these functions, RCI plays a crucial role in improving the lives of PWD। तो आरसीआई जो है एक बहुत ही अच्छा क्रूशियल रोल निभाती है, जिसकी वजह से जो पीडब्ल्यूडी है उनके जो लाइफ है वो बिल्कुल इंश्योर होते हैं, इम्प्रूव होता है, उनमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। of skilled professionals, high quality services, and an inclusive environment for their development and integration into society, ताकि उनका डेवलपमेंट हो और इंटीग्रेशन हो सके सोसाइटी में, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आई नो कि सारे क्वेश्चन के आंसर थोड़े थोड़े बड़े हैं, पर ये आपके एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम से, तो ऑब्वियसली आपको आंसर्स तो थोड़े बड़े लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और उसको आपको समझना भी पड़ेगा। आई होप कि अब मैंने पूरी ट्राई करा कि आपको समझ में आए, और आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।